Hello students, I am Hema Vasin and I will take your class of BSc Part 2 Zoology Paper 2 सर्कुलेटरी सिस्टम में ही रक्त परिसंचरण तंत्र में आज हम नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग समझेंगे, यानी कि ब्लड का धक्का कैसे जमता है। इससे पहले हमने अभी पढ़ा था ब्लड क्लॉटिंग पढ़ने से पहले ब्लड के बारे में, जिसको हमने दो में डिवाइड किया था, एक तो प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। ये तो ब्लड सेल्स और ये प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 45% होते हैं। ये जो ब्लड सेल्स हैं इनको फिर हमने 3 में डिवाइड किया था। प्लेटलेट्स जो कि डिस्क लाइक कंपोनेंट्स थे 4.8%, रेड ब्लड सेल्स यानी कि जिनको हम इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट इनके अंदर होता है और ये विदाउट न्यूक्लियस है। वाइट ब्लड सेल्स हमने पढ़ा था जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। फिर हमने इनको आगे और डिवीजन दिया था, ल्यूकोसाइट्स को हमने ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में डिवाइड किया था। इसी तरह से प्लाज्मा में दो पार्ट्स मेनली हमने सीरम और फाइब्रिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स में डिवाइड किया था। दिस इज़ हाउ इट इज़ बीन डिवाइडेड, जो हमने अभी पहले वाली क्लासेस में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं ब्लड कोएगुलेशन या रक्त का धक्का जमना या ब्लड क्लॉटिंग किसको कहते हैं। नाउ ब्लड में एक एबिलिटी होती है कि वो जम जाता है और बहुत थोड़े से टाइम में आफ्टर एक्सपोजर टू एयर, जैसे ही हवा से कांटेक्ट में आता है, एक इम्परवियस लेयर कवर बन जाती है डैमेज टिश्यू पे, तो ब्लड को लॉस को रोकती है और फॉरेन मैटर से उसको बचाती है। जब सैंपल किसी भी ब्लड का लिया जाता है तो वो थोड़ी देर में एक जेली लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग। इसीलिए जब वो जमने का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। और ये जो क्लॉटिंग टाइम है ये अमूमन 3 से 10 मिनट तक होता है। तो क्लॉटिंग क्या है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ अ मास ऑफ सेमी सॉलिड मटेरियल, यानी कि एक सेमी सॉलिड मास का प्रोडक्शन है। कहाँ पे? एट द इनसाइड ऑफ एन इंजरी दैट क्लोज द वोन, हेल्पिंग टू प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस एंड बैक्टीरियल इन्वेजन, जिससे कि फर्दर ब्लड लॉस नहीं हो और कोई भी बैक्टीरिया का इन्वेजन नहीं हो। Now this clotting is formed by the action of clotting factors and platelets, जो कि एक नेटवर्क बनाते हैं फाइब्रिन फाइबर्स का। ये जो प्लेटलेट कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, अब हम इनके बारे में अगर देखें तो प्लेटलेट कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं और कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं। पहले हम कोएगुलेशन फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला जो कोएगुलेशन फैक्टर है, जिसको हम फैक्टर 1 बोलते हैं, उसका नाम है फाइब्रिनोजन। ये क्लॉट फॉर्मेशन के लिए होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है और सॉल्युबल होता है। फिर सेकंड होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, सॉल्युबल प्रोटीन होता है और लिवर में होता है। विटामिन के इसके लिए चाहिए होता है सिंथेसिस के लिए। टिश्यू फैक्टर थर्ड होता है, जिसको हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं और थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। फोर्थ फैक्टर होता है कैल्शियम आयंस, इनका रोल होता है बाइंडिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड कोएगुलेशन फैक्टर्स, तो इट वर्क्स एज अ को फैक्टर इन कोएगुलेशन। फिफ्थ आता है प्रो एक्सेलरेन, जिसको हम लेबाइल फैक्टर भी कहते हैं। ये एक्सेलरेटर ग्लोबुलिन होता है और थर्मोलेबाइल सब्सटेंस का बना होता है, विच कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय लेस टेम्परेचर। देन द सिक्स्थ वन जो हमने यहाँ नहीं लिखा वो एक्सेलरेन होता है, जो कि अब एप्लीकेबल नहीं होता है। सिक्स्थ है प्रो कन्वर्टिन, सेवेंथ प्रो कन्वर्टिन होता है, इसको हम सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरेटर भी कहते हैं और इसको SPCA भी लिखते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इसके लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है और ये इनेबल करता है फैक्टर 9th और 10th को। जो 8th फैक्टर होता है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है, जिसको हम AHF कहते हैं। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन का होता है, लिवर से बनता है और कोफैक्टर होता है 9th कॉम्प्लेक्स का। 10th है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9th है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जिसको हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं।
इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी कहते हैं और ये PTC के नाम से जाना जाता है। ये इनेबल फैक्टर होता है 10th का एंड फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स टेंसर विद फैक्टर 8th। ये इनएक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन होता है। 10th फैक्टर है स्टुअर्ट प्रॉर फैक्टर, जिसको हम स्टुअर्ट फैक्टर कहते हैं। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ये लिवर में फॉर्म्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन K एंड इट फॉर्म्स द थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स टुगेदर विद फैक्टर 5th which will activate factor 2. Then comes the 11th factor which is known as antecedent of plasma thromboplastin। इसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कहते हैं, PTA कहते हैं। ये एक्टिवेट करता है 9th फैक्टर को, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। फिर आता है 12th फैक्टर जिसको हम हेजमैन फैक्टर भी कहते हैं, इसको हम सरफेस फैक्टर भी कहते हैं, इसको हम ग्लास फैक्टर भी कहते हैं और इसको हम कॉन्टैक्ट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये इनेबल करता है फैक्टर 11th और 7th को और एक्टिवेटेड फॉर्म में प्लाज्मा में होता है, PTA को एक्टिवेट करता है। 13th फैक्टर होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये पॉलीमराइजेशन ऑफ सॉल्युबल फाइब्रिन का काम करता है, इनसॉल्युबल होता है जो। इसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को हम FSF लिखते हैं, या लोरेंड-लेकी फैक्टर भी कहते हैं एंड इट इज़ क्रिएटिंग क्रॉस लिंक्स बिटवीन फाइब्रिन मोनोमर्स। अब इसके बाद हम प्लेटलेट कोएगुलेशन फैक्टर्स को देखें तो ये प्लेटलेट कोएगुलेशन फैक्टर्स 4 होते हैं, PF1, PF2, PF3 एंड PF4। जो PF1 होता है वो प्लेटलेट एक्सेलरेटर कहलाता है, सेम 5th फैक्टर की तरह होता है और इसका काम होता है प्लेटलेट्स को एक्सेलरेट करना। दूसरा फैक्टर है थ्रोम्बिन, प्लेटलेट फैक्टर 2 जिसको कहते हैं हम, थ्रोम्बिन एक्सेलरेटर होता है। तीसरा है प्लेटलेट फैक्टर 3 जिसको हम प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिक एक्सेलरेटर कहते हैं और ये नेसेसरी होता है फर्स्ट फेज ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे के लिए। चौथा फैक्टर है प्लेटलेट फैक्टर, जो चौथा होता है उसको हम कहते हैं प्लेटलेट फैक्टर 4 and this binds heparin during clotting. Now, अब हम सीक्वेंस देखें क्लॉटिंग मैकेनिज्म की तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में 3 स्टेजेस होती हैं। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, दूसरा होता है जो कि कंसर्न होता है फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, इसलिए हम लिबरेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं, वो लिबरेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। सेकेंड स्टेज होती है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन एंजाइम। देन थर्ड होता है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन जो कि थ्रेड ऑफ क्लॉट होता है। सो क्लॉटिंग में प्रोसीड अलोंग वन ऑफ द फॉलोइंग 2 रूट्स, दैट इज intrinsic pathway and extrinsic pathway. So during the process of blood clotting, the clotting factors which are in inactive forms are converted to active forms which produce reactions one after another in a cascading manner. और ये जो cascade है clotting का वो हम अभी next slide में देखते हैं। Now clotting को जैसे अभी हमने कहा 2 pathway से, ये 2 routes से हो सकता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक रूट और दूसरा होता है इंट्रिंसिक रूट। जो एक्सट्रिंसिक रूट होता है इसमें जब थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है डैमेज्ड टिश्यूज़ के द्वारा, और इंट्रिंसिक पाथवे वो होता है जब थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है रप्चर्ड प्लेटलेट्स के द्वारा। सो एक्सट्रिंसिक इज जब डैमेज टिश्यूज से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ और इंट्रिंसिक वो है जब रप्चर्ड प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। अब ये देखिए मैकेनिज्म क्लॉटिंग का 2 पाथवेज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे। नाउ जो इंट्रिंसिक पाथवे हैं इसमें रप्चर्ड पहले देखिए एक्सट्रिंसिक पाथवे है, इसमें वुंड या इंजर्ड या डैमेज टिश्यूज होंगे जिसकी वजह से 4th, 5th, 7th और 10th यहाँ पे सिक्रीट होंगे फैक्टर्स और थ्रोम्बोप्लास्टिक एक्टिविटी होगी। 7th जो है वो 7th A में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिक बनेगा। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है लाइपोप्रोटीन है और प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जब बना तो टिश्यू फैक्टर और 7th A में कन्वर्ट हुआ, ये दोनों मिलके 10th को 10th A में कन्वर्ट कर देंगे।
अब यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे जो है, इससे जो बना वो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, दोनों से ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, इससे एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा और इससे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। नाउ ये जब बनता है इंट्रिंसिक पाथवे में, दैट इज फर्स्ट इज लिबरेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब ये लिबरेशन होता है या जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन और एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों, यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे के दौरान डिसइंटीग्रेशन होता है ब्लड प्लेटलेट्स का। ब्लड ट्रॉमा या कांटेक्ट विथ कोलेजन से जो 11th फैक्टर है वो एक्टिवेट होता है 11th ए में। ये 11th ए फैक्टर जो है वो 10th को एक्टिवेट करता है 10th ए में। ये 10th ए जो है ये एक्टिवेट करेगा 9th को 9th ए में, और ये 9th ए जो फैक्टर हुआ एक्टिवेटेड 9th जो है वो 10th को एक्टिवेट करेगा 10th ए में। सो इस तरह से यहाँ से 10th एक्टिवेट हो गया, इधर से भी एक्टिवेट हो गया। नाउ दिस 10th ए विल नाउ गो इनटू द सेकेंड स्टेप, जो कि कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन है। तो पहले स्टेप में तो क्या हुआ, लिबरेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन हुआ। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में, ग्लाइकोप्रोटीन्स की उपस्थिति में, 4th, 5th, 7th और 10th फैक्टर्स की उपस्थिति में सेकेंड स्टेप में आएगा, जहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। तो जो कन्वर्जन है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन से, वो किसकी प्रेजेंस में हुआ, प्रोथ्रोम्बिनेज के प्रेजेंस में, प्लाज्मा प्रोटीन्स की प्रेजेंस में, थ्रोम्बोप्लास्टिन के प्रेजेंस में, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में, ग्लाइकोप्रोटीन्स के प्रेजेंस में, 4th, 5th, 7th और 10th फैक्टर की प्रेजेंस में ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। सो सेकेंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। अब आता है तीसरा स्टेप। अब ये थ्रोम्बिन जो बन जाता है ये क्या करता है, ये जो 13th फैक्टर है उसको एक्टिवेट कर देता है, वो 13th ए में कन्वर्ट हो जाता है। ये 13th ए जो है अब हमें काम में आएगा बाद में। और थर्ड जो स्टेप होता है जिसमें कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन होता है, यहाँ पे ये जो थ्रोम्बिन बना, इस थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन सॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सॉल्युबल फाइब्रिन है ये फाइब्रिन मोनोमर है, और ये मोनोमर फिर इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फाइब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इनसॉल्युबल फाइब्रिन। सो दिस इज हाउ 3 स्टेप्स आर गोइंग ऑन in mechanism of continue। अब हम एक बार वापस से देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। सारे फैक्टर्स विद इन द ब्लड वेसल्स होते हैं, क्लॉटिंग इसकी स्लो होती है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट होता है, जनरली क्लॉटिंग 26 से 33 सेकेंड्स के अंदर होती है, और ये इंट्रिंसिक पाथवे के डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के काम में आता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे इनिशिएटिंग फैक्टर आउटसाइड द ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी टिश्यू फैक्टर होता है, और जो क्लॉटिंग होती है वो फास्टर होती है। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट होता है, पीटी टेस्ट, जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 3rd को डिटरमाइन करने के लिए काम में आता है, और क्लॉटिंग टाइम को भी हम प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इसमें टाइम लगता है 12 से 14 सेकेंड्स का, और ये यूज़ होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे के डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। ना अब हमने जब कोएगुलेशन के बारे में पढ़ा, तो ये धक्का ना जमने के लिए एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो धक्का नहीं जमने देते हैं। तो एंटीकोगुलेंट्स व्हेन ब्लड इज कलेक्टेड इट क्लॉट्स आफ्टर सम टाइम। जब भी कहीं हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं और हम ब्लड कलेक्ट कराते हैं तो वो क्लॉट हो जाएगा थोड़ी देर में, इसलिए एंटीकोगुलेंट्स को यूज़ किया जाता है, जो केमिकल एजेंट्स हैं जो कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं, और उसमें उसको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में उसके साथ मिक्स किया जाता है। नाउ इन एंटीकोगुलेंट्स का पर्पस क्या होता है, तो स्टडी ऑफ कोएगुलेशन, क्लॉटिंग ब्लड की समझने के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड, ब्लड बैंक में जब हम ब्लड प्रिजर्व करना होता है तब एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ होता है। इन एंटीकोगुलेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें, ये सॉल्युबल होना चाहिए ब्लड में, ये ब्लड को फ्लूइड कंडीशन में ही रखने देना देता है, और ये हीमोलिसिस नहीं होने देता ब्लड सेल्स के अंदर, और ये साइज आरबीसी का चेंज नहीं होने देता,
मिनिमाइज कर देता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स को और मिनिमाइज कर देता है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स को। कुछ एंटीकोएगुलेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, हेपेरिन, एंटीसिफेलिन, एंटीथ्रोम्बिन, हिरोडिन, वारफरिन, ईडीटीए, एसीडी, सीपीडी, सीपीडीए, ये कुछ ऐसे एंटीकोएगुलेंट्स हैं जिसके बारे में हम बार बार सुनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अभी हम इसको वापस से एक बार रिवाइज करें। इंजरी हुई ब्लड वेसल्स में, प्लेटलेट्स इकट्ठे हो गए वुंड पे, ये प्लेटलेट से थ्रोम्बोकाइनेज का सिक्रीशन हुआ, ये थ्रोम्बोकाइनेज फिर सेकेंड स्टेज में प्रोथ्रोम्बिन को विटामिन के की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, एंड दिस थ्रोम्बिन will convert fibrinogen into fibrin, that is clot forms to stop the further loss of blood. Thank you.